हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। शेक्सपियर ने कई सारी पॉम्स लिखी थी। आज जितनी पॉम्स लिखी हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो इस पूरे वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, तो आप नोट करते रहिएगा वरना स्क्रीनशॉट जरूर रखना। तो शुरू करते हैं। पहली पॉम शेक्सपियर की है वीनस एंड एडोनिस। तो ये एक पॉम है और इसमें दो करेक्टर हैं, उनकी कहानी है। तो ये क्या हुई, ये है नरेटिव पॉम और ये पब्लिश हुई थी 1593 में। इसको लिखने का कारण क्या था? उस समय इंग्लैंड में प्लेग फैला हुआ था। घर से बाहर लोग निकल नहीं रहे थे, थिएटर बंद हो चुके थे। तो शेक्सपियर ने घर में रहते हुए इस लंबी पोम को लिखा था और ये माना जाता है ये शेक्सपियर का पहला पब्लिश्ड वर्क था। इस पोम की अगर हम बात करें तो इस ये एक पेस्टोरल पोम है। इसमें काफी जंगल का जिक्र मिलेगा। पूरी पेस्टोरल पोम नहीं है, इसमें पेस्टोरल जो है इसमें हमें टच मिलेगा जंगल का। एरोटिक इसमें चीजें मिलेंगी, एलिमेंट कॉमिक भी मिलेगा, थोड़े कॉमिक एलिमेंट। और ये ट्रेजेडी में खत्म होती है इस पोम की अगर बात करें तो। बहुत लेंथी पोम है, 199 स्टैंजा, 200 से एक कम। एक स्टैंजा में 6 लाइनें ये नहीं पूछी जाएंगी। 199 स्टैंजा है इस पोम में, तो बहुत ही लेंथी पोम है ये। वीनस और एडोनिस। वीनस और एडोनिस की बात करें तो जैसे ही पब्लिश हुई थी तो उसके शुरुआत में एक डेडिकेशन लेटर था जिसमें थैंक्स कहते हैं विलियम शेक्सपियर अपने पेट्रॉन आश्रयदाता हेनरी रेथोस्ले को। अब ये हेनरी रेथोस्ले जो थे ये बड़े एक कह सकते हैं राजा, वह थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, एक बड़े राजा थे। उस जमाने में क्या होता था, जो राजा होते थे या बड़े जमींदार होते थे वो पोएट्स को सपोर्ट करते थे। तो इसी तरह हेनरी रॉथसले ने शेक्सपियर को सपोर्ट करा था। तो शेक्सपियर यहाँ पर अपने डेडिकेशन लेटर में अपने जो पेट्रोन है हेनरी रॉथसले, इनको जो है धन्यवाद देते हैं। और शुरुआत में अपनी इस पोम वीनस और एडोनिस के लिए कहते हैं द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन, मेरे इन्वेंशन का पहला उत्तराधिकारी। ये प्रभावित है। ओविड ने एक पोम लिखी थी मेटामॉर्फोसिस, उससे ही प्रभावित है। करते हैं इसकी पोम की शुरुआत। नैरेटिव पोम है, कहानी है वीनस। वीनस है प्रेम की देवी। ये एक दिन आसमान से धरती की तरफ देख रही होती है। देखती है बड़ी बड़ा खूबसूरत व्यक्ति एडोनिस जो है वो शिकार खेल रहा है। वीनस को प्यार हो जाता है। वीनस अपने चैरियट पे धरती पर आती है, एडोनिस से मिलती है, अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन एडोनिस एक ऐसा व्यक्ति है मस्त मौला जो बिल्कुल भी इस चीज पे ध्यान नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है प्यार की। वो कहता है कि भाई मुझे तो शिकार खेलने आना है। और शिकार खेलने के लिए वो अपने घोड़े पे बैठता है, घोड़ा आगे बढ़ता नहीं है। एडोनिस जैसे ही घोड़े से उतरता है घोड़ा जो है भाग जाता है। अब यहाँ पे वीनस होते हैं जो प्यार की देवी है, और एडोनिस जो बड़ा खूबसूरत व्यक्ति है, दोनों यहाँ पे जंगल में है। वीनस अपने प्यार का इजहार कर रही है लेकिन बार बार एडोनिस उसका तिरस्कार कर रहा है। वीनस बेहोश हो जाती है। यहाँ पे वो सपना देखती है। एडोनिस को लगता है शायद इसकी डेथ हो गई है और इसका पाप मुझ पे लगेगा। तो एडोनिस कुछ समय के लिए वीनस के प्रति आकर्षित हो जाता है। वीनस जगती है, अपने जो बेहोश हो गई थी जगती है, और दोनों के बीच में बातें होती हैं। ऐसा लगता है दोनों प्यार करने लगे हैं। बाद में वीनस कहती है मैंने एक सपना देखा कि तुम शिकार खेलने गए हो और जब तुम बोर जंगली सुअर का पीछा कर रहे थे तो तुम्हारी डेथ हो गई है, तो तुम शिकार खेलने मत जाना। यहाँ पे एडोनिस मना कर देता है, वही मैं जो है शिकार खेलने जरूर जाऊंगा, ये मेरा पहला जो है एक पसंदीदा चीज है। वो मना कर देता है कि तुम जो ये जो कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार कर दी, कुछ नहीं है, लस्ट है। तो यहाँ पे एडोनिस एक बड़ा बेरुखा व्यक्ति दिखाया है और वो छोड़ के चला जाता है वीनस को। वीनस इंतजार देखती है कि वो शिकार खेलकर वापस आएगा, नहीं आता। अगले दिन वीनस अपने प्रेमी एडोनिस की खोज में निकलती है और देखती है कि एडोनिस की डेड बॉडी पड़ी हुई है। यहाँ पे वीनस बड़ी दुखी हो जाती है। वो कहती है कि भाई मैं एक प्यार की देवी हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है इस प्रेम में दुखी हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि अब से जितने भी जो प्रेमी होंगे उनके बीच में सस्पिशन रहेगा, दुख रहेगा और डर रहेगा। ये तीनों चीजें रहेंगी। तो वीनस दुखी होकर धरती छोड़कर अपना जो चैरियट है उसमें वापस अपने लोग चली आती है। तो ये कहानी है, खत्म होती है। नेक्स्ट पोम है शेक्सपियर की। तो बहुत लेंदी पोम है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वो आपको जानने जरूरी है, वो मैं सारे आपको बतला दूंगा जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट पोम है द रेप ऑफ लुक्रिस। अब ये समझ जाओ ये भी एक कहानी है। तो क्या हुई है, नैरेटिव पोम। लुक्रिस एक लेडी है, उसका जो है रेप, उसके बारे में लिखा हुआ है। एक ट्रेजेडी है ये, द रेप ऑफ लुक्रिस। तो एक नैरेटिव पोम है, 1594 में पब्लिश हुई थी। और ये कहानी है एक रोमन लेडी लुक्रेटिया, उस पर ये बेस्ड है। ये भी जो है समर्पित है जो शेक्सपियर के पेट्रॉन आश्रयदाता थे हेनरी रोथसले को, उनको ये समर्पित है। ये लिखी गई है राइम रॉयल में, चौसेरियन स्टेंजा, इसके बारे में बताऊंगा। राइम रॉयल इसमें लिखी गई है और ये 7 लाइन के होते हैं। बहुत लेंदी पॉम है, 265 इसमें स्टेंजा है। इसे एक बार देख लो, 265 स्टेंजा है और राइम रॉयल में लिखी गई है। देखो समझ जाओ,
द रेप ऑफ लुक्रिस और ये राइम रॉयल चौसेरियन स्टेंजा में लिखी गई है, आर आर। तो ये बहुत आसान होगा। अगर बात करें राइम रॉयल या चौसेरियन स्टेंजा, तो ये इसकी शुरुआत जो है इंग्लिश लैंग्वेज में चौसर ने करी थी। 7 लाइन का स्टेंजा होता है इसमें, और इसकी राइमिंग स्कीम होती है ABABBCC। चौसर के नाम पे पड़ा है चौसेरियन स्टेंजा, क्योंकि इंग्लिश में शुरुआत इन्होंने करी थी। सबसे पहले जो इंग्लिश में वर्क लिखा गया था चौसेरियन स्टेंजा या राइम रॉयल में, वो था ट्रॉयलस एंड क्रेसीडा। ये एक लेंदी पॉम थी। उसके बाद में पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये भी जो है चौसर ने लिखी थी, तो ये राइम रॉयल में लिखे गए हैं। और कैंटरबरी टेल्स की कुछ जो स्टेंजा हैं वो भी राइम रॉयल में लिखे गए हैं। तो इसकी शुरुआत चौसर ने करी थी। अच्छा, राइम रॉयल नाम क्यों पड़ा? स्कॉटलैंड के राजा थे जेम्स फर्स्ट, जो खुद एक पोएट थे। जेम्स फर्स्ट ने एक वर्क लिखा था किंग स्क्वेयर। ये किंग स्क्वेयर चौसेरियन स्टेंजा में लिखा था। अब क्योंकि राजा थे, तो राजा होने के नाते इस स्टेंजा का नाम जो है वो राइम रॉयल पड़ गया। रॉयल शाही, राइम रॉयल। तो राइम रॉयल 7 लाइन की होती है, इसे चौसेरियन स्टेंजा भी कहते हैं। इतने चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कहानी की। नरेटिव फॉर्म है, 3 कैरेक्टर है। एक है लुक्रेस, ठीक है, ये वाइफ है कोलेटाइन की, और ये है विलन, ठीक है, ये विलन है। कोलेटाइन और टार्क्विन ये दोनों फ्रेंड है, एक दिन मिलते हैं। यहाँ पे जो कोलेटाइन है अपने दोस्त जो टार्क्विन है उससे बड़ी तारीफ करता है अपने वाइफ के बारे में, लुक्रिस के बारे में, कि मेरी वाइफ बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है और बहुत ही डेडिकेटेड मेरे प्रति। हर चीज जो है बड़े अच्छे तरह से करती है, बड़ी तारीफ करता है। यहाँ पे टार्क्विन जो है तो वो जलन से भरे आता है। टार्क्विन कहता है ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। जब कोलेटाइन बाहर होता है अपने घर से, तो टार्क्विन जो है वो आता है कोलेटाइन के घर पे, और यहाँ पर जो लुक्रिस वाइफ है कोलेटाइन की, उससे तारीफ करता है कोलेटाइन की कि भाई मैं तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त हूँ। अब यहाँ पे लुक्रिस है वो भी जानती थी कि भाई ये मेरे हस्बैंड का दोस्त है, इनवाइट करती है। यहाँ पे बड़ी अच्छी कहानियां सुनाता है टार्क्विन कोलेटाइन के बारे में कि लड़ाई पे हम दोनों गए थे। इस समय तो वो बाहर गया है 2-3 दिन के लिए। जब हम साथ में गए थे लड़ाई पे तो बड़े बहादुरी से तुम्हारा हस्बैंड लड़ा, और बहुत ही अच्छा व्यक्ति है तुम्हारा हस्बैंड। बहरहाल बात करते हैं, सब लोग खाना खाते हैं क्योंकि नौकर भी थे उस घर में, और सो जाते हैं। रात में जो ये विलन है टार्क्विन ये उठता है और लुक्रिस के रूम में जाता है, और यहाँ पे उससे कहता है, टॉर्चर करता है उसको, कहता है अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा भी मर्डर करूंगा, और तुम्हारे घर में जो नौकर है उसका भी कर दूंगा, और कल को ये कहूंगा कि तुम अपने हस्बैंड को धोखा देती हो रात में। अब मैंने देख लिया था तुम्हारे नौकर को और तुम्हें, और तुम दोनों को मैंने मार दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। लोग मेरी बात को मानेंगे क्योंकि मैं हूं मेल, मेरी बात को मानेगा, तुम्हारे बात को कोई नहीं मानेगा। टॉर्चर करता है, और लुक्रिस का यहाँ पे वो रेप कर देता है। अगले दिन टार्क्विन चले आता है, लुक्रिस बड़ी दुखी है, रो रही है, एक लेटर लिखती है अपने हस्बैंड के नाम, और वो सुसाइड कर लेती है। जब हस्बैंड वापस आता है, उसको पूरा पता लगता है, तो उस लेटर में जिक्र होता है कि मेरी मौत का बदला लेना। अब यहाँ पे जो कोलेटाइन है हस्बैंड, जब ये वापस आता है तो बदला लेने के लिए टार्किन पे हमला भी करता है। बहरहाल टार्किन बच जाता है लेकिन पकड़ लिया जाता है। पूरी जो है जूरी बैठती है, और यहाँ पे टार्किन को सजा मिलती है कि उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरी कहानी एक ट्रेजेडी है, कैसे जो है एक लेडी है उसके साथ में क्या हुआ था, तो पूरी एक नैरेटिव पॉम है। नेक्स्ट है अ लवर्स कंप्लेंट, ये भी शेक्सपियर ने लिखी थी। भाई ऐसा है, पोम्स के कई एक रूप होते हैं, ठीक है, जैसे कि नरेटिव होती है, कुछ जो है हम कह सकते हैं कि एलिगोरिकल होती हैं। तो ये पोम जो है ये लवर्स कंप्लेंट, इसमें लवर है वो कंप्लेन करता है। अब लवर कौन कंप्लेन करेगा? या तो होगा मेल, आदमी करेगा कंप्लेन, या करेगा औरत। यहाँ पे कंप्लेन करने वाली जो पोम है उसमें है फीमेल, एक लेडी है, और वो कंप्लेन कर रही है अपने लवर के बारे में। ये भी एक नैरेटिव फॉर्म है क्योंकि इसमें भी पूरी कहानी पता लग रही है। जो लेडी है वो कहानी सुना रही है कैसे मेरे लवर ने जो है मुझसे वादा करा और मुझे धोखा दिया। तो ये भी एक नैरेटिव फॉर्म है, पूरी कहानी है। 1609 में पब्लिश हुई थी। जो शेक्सपियर के सोनेट्स पब्लिश हुए थे जितने भी थे 154, उससे पहले ये पोम जो है लवर्स कंप्लेंट ये पब्लिश हुई थी। और ये जो सोनेट पब्लिश हुए थे ये करे थे थॉमस थॉर्प ने, ये इन्होंने पब्लिश करे थे। ये भी राइम रॉयल में लिखी गई है। तो रेप ऑफ लुक्रिस और लवर्स कंप्लेंट ये भी राइम रॉयल में लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो एक लेडी है वो नदी किनारे बैठी होती है, दुखी है, रो रही है, और पहले लेटर को फाड़ती है और नदी में फेंक देती है। फिर जो अंगूठी दी है उसे फेंक देती है, जो निशानी होती है अपने लवर्स की, जो जो चीजें उसने गिफ्ट करी थी वो सारी फेंक रही होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरता है, वो पूछता है भाई तुम क्यों रो रही हो, क्यों इतनी दुखी हो, और क्यों ये चीजें फेंक रही हो नदी में? तो यहाँ पे वो कहानी सुनाती है। तो ये है नरेटिव फॉर्म, कहानी सुनाती है कि मैं एक दिन एक व्यक्ति से मिली, वो व्यक्ति
उससे जो है अच्छी-अच्छी बातें करी, मुझे भरोसा दिलाया, उससे वादा करा कि कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे धोखा नहीं देगा और वो कुछ समय के लिए बाहर गया, लेकिन अभी तक नहीं आया है। ना ही वो मेरे लेटर का जवाब देता है। वो पूरा मुझे एक तरह छोड़ के चला गया, बेरुखा हो गया, मुझे धोखा दे दिया है। तो यहाँ पे इस पोम में जो लेडी है, वो अपने लवर की कंप्लेन कर रही है। ये पूरी पोम है और इस कंप्लेन के साथ में ये पूरी पोम खत्म हो जाती है। तो एक छोटी-सी पोम है, इसको कहें तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है, द फीनिक्स एंड द टर्टल। भाई इसमें भी 2 हैं कैरेक्टर, ठीक है? और ये दोनों कैरेक्टर जो हैं ये बर्ड हैं। ध्यान रखना टर्टल यहाँ पे जो है वो कछुआ-वछुआ नहीं है, ये भी एक डव है। ठीक है? भई पुराने ज़माने में जो नाम होते थे वो ऐसे ही कहा रख रखे होते थे, बाद में चेंज हो जाते थे। ये डव है, टर्टल डव, ये पुराना नाम है डव, कबूतर, ये है टर्टल, डव। और फ़ीनिक्स है, ये मिथिकल वर्ड है, किंवदंती वाली कहानी। ये माना जाता है जो फ़ीनिक्स एक काल्पनिक चिड़िया है जो 500 साल बाद खत्म हो जाती है। बाद में दोबारा से अपनी राख से ज़िंदा हो जाती है। तो एक मिथिकल वर्ड है। तो इनके बीच का एक ट्रू लव को दिखाया है। एलिगोरिकल पोम है। यहाँ पे एलिगोरिकल पोम से क्या है जो कैरेक्टर्स हैं, वो कोई संदेश दे रहे हैं, सच्चाई का, ट्रू लव का। यहाँ पे रीज़न कुछ जो एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर हैं जैसे रीज़न है, लव है, वो भी पर्सोनिफाई करे गए हैं। तो ये एक एलिगोरिकल पोम है। एलिगोरिकल पोम है ये और ये पब्लिश हुई थी 1601 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, बस ध्यान रखना है कि ये पोम किस बारे में। तो ये एलिगोरिकल पोम है, फिनिक्स एंड द टर्टल। अगर कहानी की बात करें तो कहानी में ही हमें पता लगता है इसकी में कि दोनों की डेथ हो गई। ये नैरेटिव पोम नहीं है, एलिगोरिकल पोम है, दोनों की डेथ हो गई, फिनिक्स और टर्टल की। और जो बर्ड्स हैं आस-पास वो सारे इकट्ठे हुए हैं और वो दुःख व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे जो सच्चे प्रेमी थे, फिनिक्स और जो डव कबूतर था, टर्टल डव, ये दोनों बिल्कुल सच्चे थे, हमेशा साथ में रहते थे, हमेशा इनकी हम तारीफ करते थे कि अगर लव है तो इनका जैसा होना चाहिए और दोनों की डेथ हो गई है एक साथ। तो सब लोग आते हैं जितने पक्षी हैं और अपना दुःख व्यक्त करते हैं इनकी डेथ पर। तो यहाँ पे जो पक्षी आते हैं, उनमें स्वान, क्रो मतलब अच्छे-अच्छे पक्षी आते हैं और जो शिकार करने वाले पक्षी हैं, जैसे आउल है या फिर जो दूसरे पक्षी हैं, बुरे पक्षी जो शिकार करने वाले हैं, उनको मना कर दिया जाता है। बाद में रीज़न आता है, रीज़न को पर्सोनिफाई करा गया है, एलिगोरिकल पोम में रीज़न आता है और रीज़न यहाँ पे डर्ज जो है, वो एक दुःख वाली पोम गाता है। टर्टल की डेथ पे और फिनिक्स की डेथ पे कि कैसे दोनों सच्चे प्रेमी थे। सब लोग आँसू बहा रहे हैं जितने भी पक्षी इकट्ठा हुए हैं और इसी के साथ में पोम खत्म हो जाती है। यहाँ पे जो रीज़न है वो बाद में कहता है कि अब दोनों के दोनों खत्म हो चुके हैं और इनकी जो राख है, इनको जो है एक अर्न में, इस घड़े में इनको जो है इनकी राख को रख दिया गया और दफना दिया जाएगा। तो इसके साथ में ये पोम खत्म हो जाती है। तो शेक्सपियर के जो मेन पोम्स थी ये मैंने आपको बतला दी हैं। अगला वीडियो जो होगा वो शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे हैं उसके ऊपर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।